Dear students, welcome to Economics with Ejaz. ग्राफ्स फॉर इकोनॉमिक्स पे आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने पहले दो लेक्चर्स में ये बात समझी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये वो चीज़ है जो हम समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में, और दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने का एक बेहतरीन और आसान तरीका जो है वो ग्राफ्स है। यानी कि ग्राफ्स के ज़रिए से हम रिलेशनशिप को आसानी से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा फोकस था कि हम ग्राफ्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश की, और फिर ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सवाई प्लेन है, इसमें हम एक रिलेशनशिप को कैसे दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो समझना हमारा फोकस है, टारगेट है। लेकिन मेन जो हमारा फोकस है, टारगेट है आज के लेक्चर में, वो ये कि जो आपकी 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स का यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम ग्राफ्स इन जनरल समझ पाएंगे तो वो रिलेशनशिप्स और वो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप्स है वो समझना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। तो हमारा फोकस इसलिए वो सब जो रिलेशनशिप्स है, वो सब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूज़ हुए हैं उनको यहाँ लाना है, और ताकि इन ए सिंगल लेक्चर हम वो सब रिलेशनशिप कम से कम बुनियादी चीज़ें उनके बारे में हम समझ पाएँ। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पे वो ये कि अक्सर जिस क्वाड्रेंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादा कॉमन यूज़ में आता है, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अक्सर आप देखेंगे बुक्स में ये 3 क्वाड्रेंट नहीं दिखाए जाते हैं, यानी कि बुनियादी तौर पर हमारा -x वाला और -y वाला पोर्शन जो है वो बुक्स में यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज हमारे इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स जो है उनके पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम जब आप आगे बढ़ेंगे तो आने वाली क्लासों में आप नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में भी देखेंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कभी कभार आपको वो ग्राफ्स मिलेंगे जहाँ पे आपको किसी न किसी माइनस क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़े, लेकिन आमतौर पर हम जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका हम यूज़ करेंगे ग्राफ्स के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको दिखाने के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास आम तौर पर हम कह सकते हैं कि 4 किस्म के ग्राफ्स होते हैं। ये वाला जो है हमारा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। अगर कोई हमारा ग्राफ ऐसा होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट। तो हमारा वर्टिकल ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो हमारे पास A, B, C और D यानी कि 4 किस्म के स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आमतौर पर होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात समझी लास्ट लेक्चर में कि जब हम इस पॉइंट से वन एंड से दूसरी एंड तक चलते हैं तो क्या होता है कि इसमें y में कमी आ जाती है और x में इजाफा होता है। अगर हम यहाँ से इस एंड से स्टार्ट करेंगे, इस एंड तक जाएंगे तो x में भी इजाफा होता है, y में भी इजाफा होता है। अगर हम यहाँ से चलेंगे इस एंड तक c में तो क्या होता है कि x में इजाफा होता है लेकिन देयर इज नो इंक्रीज इन y। और अगर हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, इसको हम वर्टिकल बनाएंगे, तो फ्रॉम बेस टू टॉप या टॉप टू बॉटम क्या होगा कि y में चेंज हो रहा है लेकिन x में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। और हमने ये भी देखा कि इसका एक नेगेटिव स्लोप होता है, इसका एक पॉजिटिव स्लोप होता है। इसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है, और इसका स्लोप जो होता है वो अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिट होता है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि हम अगर मूव करेंगे फ्रॉम A टू B तो स्लोप जो है वो 0 है, क्योंकि हमारे y में कोई चेंज नहीं आती है। स्लोप की डेफिनेशन के मुताबिक स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय
चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में जो चेंज है वो ज़ीरो है, इसलिए ओवरऑल स्लोप का वैल्यू जो है वो ज़ीरो निकलता है। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए टू सी वाई में तो चेंज आ रही है, लेकिन एक्स में कोई चेंज नहीं आ रही है। यानी कि अगेंस्ट नो चेंज, चेंज इन एक्स इज देयर इज नो चेंज नील, लेकिन चेंज इन वाई देयर इज सम पॉजिटिव चेंज इन वाई। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे स्लोप जो है वो इनफिनिट है, क्योंकि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स जो है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंज है, यहाँ पे ज़ीरो चेंज है, तो इसलिए हम इसको इनफिनिट भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। एक आम जो आपको रूल याद रखना है यहाँ पे वो ये कि जब आप यहाँ से मूव करेंगे, यानी कि कोई लाइन यहाँ पे और एक होगी, यहाँ पे और एक लाइन होगी, यानी कि डिफरेंट लाइन्स यहाँ पे बीच में मान लीजिए हैं जिनको हम अभी बनाएंगे। तो जब आप B से C की तरफ जो है बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ द स्लोप इट इंक्रीजेज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। वैल्यू ऑफ द स्लोप इंक्रीजेज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। स्लोप जो है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो पे है, लेकिन जब हम इधर की तरफ आते हैं, यहाँ पे एक बिल्कुल तो स्लोप खड़ा स्लोप है इस लाइन का, तो स्लोप का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये जहन में रखना है कि जो भी कर्व अब बी से नीचे की तरफ होगी या इसके राइट साइड में होगी, उसके स्लोप का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो अब अगर हमारे पास कोई लाइन है जैसे कि तो ओ बी का जो स्लोप है इट इज इससे ज्यादा स्लोप ओ ए एल का है, राइट। ए बी के स्लोप से ज्यादा ए एल का स्लोप है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। मैं एब्सोल्यूट टर्म्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका साइन जो है नेगेटिव होगा। तो उस अंदाज से अगर देखा जाए तो फिर तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका 0 है, इसका माइनस मान लीजिए 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है। तो लेकिन अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरिंग द साइन ऑफ द स्लोप। तो इसी तरह अगर हम ए एम पे आ जाएंगे तो इसका स्लोप ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ए एल, ए एन का स्लोप ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ए एम। सिमिलरली जितना हम इधर की तरफ आएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा और यहाँ पे हमारा एक इन्फिनिट स्लोप है। फाइन। तो यहाँ पे एक बात हमने समझनी है कि जो ये हम कहते हैं कि स्लोप बढ़ता जाएगा जितना आप इस तरफ आओगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप जो है आपके एक्स में चेंज हो रहा है, राइट। आपके एक्स में चेंज हो रहा है और आपके वाई में चेंज हो रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, आपको ए से बी की तरफ मूव करना है, ए से एल की तरफ मूव करना है, ए से एम की। ये पहला वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यूज होंगे यहाँ के, राइट। तो देयर इज चेंज इन एक्स, एट द सेम टाइम देयर इज चेंज इन वाई। लेकिन क्या होता है कि चेंज इन वाई में इजाफा होता है, यानी कि अगर आप चेंज इन एक्स सेम रखेंगे, 1 यूनिट रखेंगे, तो चेंज इन वाई जो है वो उसमें इजाफा होता जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि स्लोप का वैल्यू जो बढ़ रहा है उसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल का जो चेंज है वो ज्यादा हो रहा है जितना हम इधर की तरफ आएंगे। तो अगेन वी हैव टू लाइन्स, हमारे पास दो लाइन्स है ए बी और ए सी। अगेन हमारे पास जो स्लोप्स है वो वही हैं जो लास्ट वाले थे। यहाँ पे ए बी जो है वो 0 है और ए सी जो है वो इन्फिनिट है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर हम जो वहाँ पे हमारा कॉर्नर था वो ऑन द राइट साइड यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर जो है वो हमारे ओरिजिन की तरफ से है। तो यहाँ पे जो हम चेंज अभी दिखाएंगे वो ऐसी होगी कि हमने B से C की तरफ मूव करना है, यानी कि हमने नई जो है यहाँ पे लाइन्स डालनी है, स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे डालनी है कुछ ऐसे तरीके की। और ये देखना है कि अगर हम B से मूव करेंगे C की तरफ तो स्लोप में कौन सी तब्दीली आ रही है। लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे स्लोप जो है दैट इज 0, यहाँ पे स्लोप जो है वो इनफिनिट है, अनडिफाइंड है। तो अगर हम बुनियादी तौर पर क्या कर रहे हैं, हम 0 से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इनफिनिट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वी मूव फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और अनडिफाइंड।
तो वहां पे अर्लियर ग्राफ में हमने जीरो से नीचे आना था, इसलिए जो ग्राफ बनता तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हम यहाँ पे कर्व अभी ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी, तो उसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ तक, तो हम यहाँ से जीरो से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 और फिर आगे और इन्फिनिटी की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहाँ से वैल्यूज स्लोप के जो है वो बढ़ते जाएंगे यहाँ की तरफ। तो सिमिलरली अगर हम सी से शुरू करेंगे यहाँ की तरफ आएंगे, तो चूंकि हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यूज जो हैं स्लोप के वो कम होते जाएंगे। सो लेट अस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव दिस वन, ए बी जो है वो जीरो स्लोप वाली एक लाइन है, लेकिन जितना हम ऊपर की तरफ हम जाएंगे हम बुनियादी तौर पर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, स्लोप का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ओ एल का जो स्लोप होगा वो ए बी से ज्यादा बड़ा होगा, ओ एम का जो स्लोप है वो ओ एल से ज्यादा बड़ा होगा। सिमिलरली ए ओ का जो वैल्यू होगा वो ए एन के वैल्यू से ज्यादा बड़ा होगा स्लोप का वैल्यू, और सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो ओ सी का होगा, वो ए सी का होगा। तो इस तरह ये चीज हमने याद रखनी है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ आ रहे हैं, जो हम डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स बना रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ हम जा रहे हैं तो हम जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर हम वर्टिकल लाइन की तरफ जा रहे हैं तो हम इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो और एक चीज जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। चाहे स्ट्रेट लाइन छोटी हो बड़ी हो, या आप छोटे हिस्से का स्लोप निकालेंगे या बड़े हिस्से का स्लोप निकालेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी। ए पे जो वैल्यूज हैं वो है 1 और 6, 1 x के लिए 6 y के लिए। बी पे जो हमारे वैल्यूज हैं वो 6 x के लिए और 1 y के लिए। तो यहाँ पे जो हम चेंज देख रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि जो x में चेंज आ रही है दैट इज फ्रॉम 1 to 6, ओके, पॉइंट ए और पॉइंट बी। x पहले 1 होता है फिर 6 बन जाता है। जो y में हम चेंज देख रहे हैं दैट इज फ्रॉम 6 to 1, राइट। तो नेट चेंज जो यहां पे है दैट इज 5, और नेट चेंज जो यहां पे है दैट इज -5, राइट। तो अब देखिए यहां पे क्या होता है कि स्लोप की डेफिनेशन है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, so that is equal to -5 divided by 5, that will be equal to 1। तो हमारा स्लोप जो है दैट इज -1 राइट हियर। तो अभी अगर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो उस छोटे से हिस्से का स्लोप हम निकालेंगे तो उसका भी यही -1 निकलेगा। अभी हम देखेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो मैंने यहां पे और एक सेक्शन लिया C एंड D, और C के जो वैल्यूज हैं वो है 3 और 4, D के जो वैल्यूज हैं वो है 5 और 2, राइट। 3 और 4 एंड देन 5 और 2, राइट। तो अभी हम अगर यहाँ पे चेंज देखेंगे वो कुछ ऐसी है। चेंज इन x जो है दैट इज फ्रॉम व्हाट, दैट इज फ्रॉम 3 to 5, राइट, 3 to 5। और चेंज इन y जो है दैट इज फ्रॉम व्हाट, दैट इज फ्रॉम 4 to 2। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स का इजाफा होता है और यहाँ पे -2 का इजाफा होता है। तो यहाँ पे फिर जो हमारा स्लोप है दैट इज -2/2, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आप देख सकते हैं कि चाहे आप बड़ा सेक्शन लेंगे, छोटा सेक्शन लेंगे, पूरी कर्व लेंगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द स्लोप। वैल्यू ऑफ द स्लोप विल रिमेन द सेम। तो और एक चीज जो हमने स्लोप्स के बारे में और स्ट्रेट लाइन्स के बारे में समझनी है वो ये कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन्स होती है उनमें कभी तब्दीली भी आती है, वो शिफ्ट भी हो जाती है। और शिफ्ट के आमतौर पर 2 तरीके होते हैं, या जब लाइन शिफ्ट होगी तो वो हर किसी हमारे पास 2 साइड्स होते हैं तो दोनों साइड से शिफ्ट हो जाएगी इक्वली। जैसे कि अभी हमारी एक लाइन है, ए बी लाइन है, राइट।
तो यहाँ पे 4 पे है, यहाँ पे भी 4 पे है, तो इसमें अभी तब्दीली आ रही है, यहाँ पे भी 5 पे चली जा रही है, यहाँ पे भी 5 पे जा रही है। तो हमारी जो नई नई लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, राइट तो ये एक तरीका हुआ जिसको हम प्रोपोर्शनल शिफ्ट भी कह सकते हैं कि यानी कि जितना एक्स साइड में इजाफा हो रहा है उतना वाई साइड में भी इजाफा हो रहा है। और ये भी हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जब एक लाइन जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगी तो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है कि एक्स और वाई में इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर कोई लाइन जो है इनवर्ड शिफ्ट होगी तो उसमें क्या होता है कि एक्स और वाई के वैल्यूज में कमी हो रही है। जैसे कि पहले हम 4 पे थे, अब हम 3 पे आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 4 पे थे तो यहाँ पे 3 पे आ रहे हैं, और बीच वाले वैल्यूज जो हैं वो भी कम हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू दिस लाइन। तो जब ऐसे किस्म का शिफ्ट हो तो फिर स्लोप में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी कि स्लोप रिमेन इज द सेम, ओनली द शिफ्ट ऑफ द लाइन टेक्स प्लेस। In comparison to the shift that we saw earlier, कभी क्या होता है कि एक ही साइड में जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ से 4 से 5 पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई, तो जो अब लाइन में शिफ्ट हो जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, सॉरी वो कुछ इस तरीके का शिफ्ट होगा। सो इट वुड बी शिफ्ट, कुछ ऐसे तरीके का शिफ्ट होगा। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे जब शिफ्ट ऑकर हो जाता है तो फिर स्लोप का वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाता है। अर्लियर हमारे पास जो स्लोप था वो था यहां से y की तरफ से 4 और x की तरफ से 4, तो 1 था स्लोप। लेकिन अब जब फाइनल स्लोप हमारा है वो है x की y की तरफ से तो 4 ही है, लेकिन x की तरफ से जो है वो 5 है। ओके जो स्लोप है, स्लोप में जो है चेंज आ गई। और हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि स्लोप जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, अभी लाइन जो है बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो इट मीन्स कि इसका स्लोप जो है वो कम होता जाएगा, इट्स वैल्यू विल डिक्रीज। जितना ये ऊपर ऊपर जाएगा, एक फ्लैट की के करीब होता जाएगा, एक फ्लैट लाइन के करीब होता जाएगा, उतना जो है इसका वैल्यू स्लोप का वो कम होता जाएगा। फाइनली जो चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपको किसी चीज़ को डिफाइन करना हो, किसी कर्व को डिफाइन करना हो उसकी नस्बत से, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई कर्व होगी, चाहे वो स्ट्रेट होगी या वो फिर एक कर्व प्रॉपर होगी, एक प्रॉपर कर्व होगी जैसे कि कॉस्ट कर्व्स में है, तो मान लीजिए कोई कर्व है, कुछ इस तरीके की कर्व है, तो इसका कोई अपना नाम होगा, जैसे डिमांड कर्व या फिर बजट लाइन या किसी या एवरेज रेवेन्यू या कुछ और कर्व हो सकती है। तो इसमें हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि एक्स वेरिएबल कौन सा है और वाई वेरिएबल क्या है। यानी जिसको हम एक्स कहेंगे, वाई कहेंगे, वहां पे तो वैल्यूज वहां पे तो वेरिएबल्स के नाम होंगे, एक्स वाई नहीं होगा। तो ये कर्व को अगर हमने डिफाइन करना है, ये कर्व बुनियादी तौर पर क्या होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ओके, और ए सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये आप याद रखेंगे, सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर आपको अभी डिमांड जो कर्व है वो डिफाइन करनी है, या फिर बजट लाइन डिफाइन करनी है, या फिर आपको इंडिफरेंस कर्व डिफाइन करनी है, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि एक्स की साइड से एक्स वेरिएबल जो अभी हमारा है वहां पे कौन सा वेरिएबल है, और वाई की तरफ से जो अभी हमारा वाई वेरिएबल है वहां कौन वेरिएबल है वहां पे। तो आप कहेंगे कि वो जो कर्व है, जो भी उसका नाम हो, दैट वेरी कर्व, चलो उसको हम एल कहेंगे, एम कहेंगे, the m is actually a set of combinations of these two variables, जो वेरिएबल्स वहां पे दिए गए होंगे। तो महज आपको इस एक्स वाई प्लेन की तरफ देखना है तो आप एक चीज को डिफाइन भी कर पाएंगे। आपको ये कहना है कि ये फला दिस पर्टिकुलर जो हमारी एक कर्व है, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये इट्स अ सेट ऑफ और सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ और सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू वेरिएबल्स हैं।
देखिए यहाँ पे जो है, अब हम जो मैंने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्ट्रेट लाइन्स है उस उनके बारे में हम बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो पहले किसी चीज़ का है, वो बजट लाइन का है। और बजट लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बजट लाइन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से हमारी कमोडिटी एक्स है, यहाँ से हमारी कमोडिटी वाई है। हमने कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई को खरीदना है, हमारे पास एक इनकम है, राइट, और हमारे पास ऑलरेडी प्राइसेस जो मार्केट के हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो दिए हुए हैं, गिवन प्राइसेस हैं, ठीक है ना। अभी अगर हमने इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई दैट ए कंज्यूमर कैन बाय with his given income or with given income and prices. सिंपल। तो हम कहेंगे कि बजट लाइन का मतलब क्या हुआ? यहां से कमोडिटी एक्स है, यहां से कमोडिटी वाई है। अब इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन, राइट, ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हुई, एल एम एन ओ सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बजट लाइन क्या है? अब बजट लाइन बुनियादी तौर पर इस कमोडिटी और इस कमोडिटी के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं। यहां पे मैं आपको याद दिला दूं कि आप इस बजट लाइन पे एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं। यू कैन नॉट बी ऑन मोर देन वन पॉइंट, क्योंकि आप जब खर्च करेंगे, आप ये कमोडिटी खरीदेंगे या ये कमोडिटी खरीदेंगे या इनकी कोई कॉम्बिनेशन खरीदेंगे। फाइन। तो बजट लाइन पे आप किसी खास पॉइंट पे होंगे। तो अब बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है? बजट लाइन की डेफिनेशन क्वाइट इजी बन गई हमारे लिए। combinations of or different combinations of commodity X and commodity Y that a consumer can buy, ठीक है ना, ये कंज्यूमर की बात चल रही है, with his given income and given market prices। बात समझ आ गई? सो दिस बिकम्स इजियर व्हेन वी स्टडी ग्राफ्स। तो अगर बजट लाइन में अभी हमने चेंज लानी हो, मान लीजिए प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए इस कमोडिटी के, राइट, कमोडिटी एक्स के प्राइसेस कम हो गए या कमोडिटी वाई के प्राइसेस कम हो गए। मान लीजिए अगर कमोडिटी वाई के हम प्राइसेस लेते हैं कि कम हो गए, तो फिर हमारी नई बजट लाइन जो होगी वो ये वाली होगी। सो देयर इज अ शिफ्ट। जिस कमोडिटी के प्राइसेस कम होंगे वो हम ज्यादा खरीद पाएंगे, तो उस साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर इस साइड का शिफ्ट हुआ तो स्लोप बढ़ जाएगा, इस साइड का शिफ्ट हुआ तो स्लोप कम हो जाएगा। और ये जो स्लोप इसका है, ये हमें बताता है कि चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। यानी कि अगर हमने एक यूनिट एक्स का बढ़ाना है, ज्यादा खरीदना है, उस वक्त हमने कितने यूनिट्स ऑफ वाई छोड़ने होंगे जो हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हम ये तब खरीद पाएंगे जब हम ये वाई जो है कम करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह तीसरी चीज जो हमने इसके बारे में याद रखनी है वो ये कि अभी बजट लाइन में शिफ्ट कैसे आता है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, राइट, तो आप दोनों कमोडिटीज ज्यादा खरीद सकेंगे, तो हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। इट वुड बी लाइक दिस, राइट। या फिर दोनों कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, तो आप दोनों कमोडिटीज ज्यादा खरीद पाएंगे, तो आपकी बजट लाइन जो है आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका इनकम जो है वो कम हो जाएगा, तो आप कम खरीद पाएंगे, तो आप मान लीजिए आप यू रीच हियर 222, राइट, या फिर प्राइसेस कमोडिटीज के ज्यादा हो जाएंगे, तो आप कम खरीद पाएंगे, तो आप इनवर्ड जो है इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बजट लाइन समझना हमारे लिए अब मुश्किल नहीं है। इट इज सच अ फन टू डील विद दिस वेरी सब्जेक्ट। इट इज नॉट डिफिकल्ट इन एनी केस। तो ये हमारी जो है दूसरी स्ट्रेट लाइन है जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। और डिमांड कर्व क्या होती है? बुनियादी तौर पर ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस है, क्वांटिटी कंज्यूमड ऑफ ए कमोडिटी और बॉट ऑफ ए कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ दैट वेरी कमोडिटी। तो उसके जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस है उनसे ये डिमांड कर्व जो है वो बनती है। तो इसका मतलब क्या है डिमांड कर्व का, या ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि जब आपके प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो आपकी क्वांटिटी कंज्यूमड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसका स्लोप हमें क्या बताता है? वो हमें डेल वाई बाई डेल एक्स होगा, यानी कि चेंज इन प्राइस बाय
चेंज इन जो है वो क्वांटिटी है। जाहिर सी बात है चेंज इन प्राइस जो होगा, अभी हम ऊपर से नीचे की तो यहाँ से राइट साइड जा रहे हैं तो प्राइस जो है डिक्रीज होगा, तो वो नेगेटिव होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि प्राइस में कमी होगी और क्वांटिटी में इजाफा होगा। लेकिन मोर प्रिसाइजली टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि स्लोप हमें ये बता रहा है कि फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड और डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, आपको प्राइस कितना कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक कंज्यूमर एडिशनल 1 यूनिट जो है हमसे खरीदे, तो उस वक्त आपको प्राइस जो है वो कितना कम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको ये देखना हो कि डिमांड करो में शिफ्ट कैसे ऑकर होगा, मान लीजिए एक कस्टमर कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, तो अभी तक तो वो मान लीजिए इस प्राइस पे इतना खरीदता था, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, तो अब वो शायद ज्यादा खरीदे, तो ये एक नई क्वांटिटी बनेगी। इसी तरह यहाँ पे इतना खरीदा जाता था, राइट, अब वो इतना खरीदेगा। तो ये जो हमारी नए पॉइंट्स है, ये एक नई डिमांड करो हमारे लिए बनाएंगे। सो दिस इज द सेकेंड कर्व जिसको हम डिमांड करो कहते हैं। ये हमारी और एक कर्व है जिसको हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी कॉस्ट कर्व, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे कॉस्ट्स है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है आउटपुट में इजाफा हो रहा है, लेकिन कॉस्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा है। इट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे ए और बी, इनके दरमियान, तो हमने पहले ये स्टडी किया कि जब एक हॉरिजेंटल लाइन होगी तो उसका स्लोप 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके y वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होगा। y वैल्यू में यहाँ पे जो हमारा y है वो कॉस्ट्स है, दैट मीन्स कॉस्ट्स में इजाफा नहीं होगा। जैसे कि आप अगर कोई फैक्ट्री लाएंगे, मशीनरी लाएंगे, तो फिर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो जो आपने पहले मशीनरी लाई थी वो तो सेम रहेगा, उसका कॉस्ट इट रिमेन इज द सेम। ये तो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज नहीं होगा, ना ही डिक्रीज होगा, इट रिमेन इज द सेम। आपने कॉस्ट इनकर किया तो वो फाइनल बन जाएगा दैट टाइम। तो उसमें ना इजाफा होगा ना कमी होगा जब हम यानी कि टोटल लेवल पे इसको देखेंगे। हाँ, जब हम इसको एवरेज लेवल पे देखेंगे तो फिर ये प्रोग्रेसिवली जो है ये डिक्रीज होगा। लेकिन ये कर्व जो खुद हमें बताती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे कॉस्ट्स है, हमने इससे पहले ही ये स्टडी किया कि स्लोप चूंकि 0 है, इसलिए जो y का वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना वो डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द कर्व इज हॉरिजेंटल। ये लाइन जो है ये हॉरिजेंटल है। तो ये और एक लाइन है। तो हमारी और एक अहम जो कर्व हम देखते हैं, लाइन, हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सप्लाई कर्व है, सप्लाई लाइन है। और ये एक सप्लाई लाइन है, ये हम देख सकते हैं जैसे कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स है, बुनियादी तौर पर ये आउटपुट, वो आउटपुट जो फर्म्स बेचने के लिए मार्केट में लाती है, और यहाँ पे प्राइस है, राइट। तो ये बुनियादी तौर पर सप्लाई कितना कर रहे हैं एक प्रोडक्ट मुख्तलिफ फर्म्स, और फिर किस प्राइस पे कितना बेचने के लिए वो लोग जो है तैयार है। तो ये उसकी कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है। सो सप्लाई कर्व इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, प्राइस ऑन द वन हैंड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, जो फर्म सप्लाई करे किसी क्वांटिटी, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को। तो ये हमारी सप्लाई कर्व बन जाती है। अब इसमें भी शिफ्ट आ सकते हैं, अपवर्ड शिफ्ट आ सकता है, डाउनवर्ड शिफ्ट आ सकता है। अगर मान लीजिए इस प्राइस पे एक फर्म, इस प्राइस पे जो है मार्केट में इतनी सप्लाई थी, राइट। अगर इसी प्राइस पे अब ज्यादा सप्लाई हो रही है तो वो यहाँ पे आएगी, राइट। यहाँ पे भी जो है वो हम यहाँ मूव करेंगे, तो नई जो हमारी सप्लाई कर्व होगी वो कुछ ऐसी होगी, राइट। तो ये हुआ राइटवर्ड शिफ्ट, एक्सपेंशन हो रहा है सप्लाई में। तो इसी तरह सप्लाई में कमी भी आ सकती है। उसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइस पे जो हम इतना बेचने के लिए तैयार थे, हम अब इतना ही बेचने के लिए तैयार है। तो सिमिलरली यहाँ पे फिर यहाँ कोई एक पॉइंट होगा, तो ये हम पॉइंट्स मिलाएंगे तो हमारी सप्लाई को जो है शिफ्ट होगी बैकवर्ड्स, यानी कि सप्लाई में जो है उसमें कमी हम देखेंगे। कमी का मतलब ये हुआ कि एट द सेम प्राइस अब हम कम सप्लाई कर रहे हैं,
हैं, या फिर इंक्रीज का मतलब ये हुआ, एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि एट द सेम प्राइस जो है हम अब ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे जो है हम इसको आउटपुट लिखेंगे, राइट, एक्स, और यहाँ पे हम पी के बदले आर लिखेंगे, रेवेन्यू, या फिर टोटल रेवेन्यू लिखेंगे, तो हमारी एक लाइन होगी कुछ इस किस्म की, टोटल रेवेन्यू लाइन। तो वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड टोटल रेवेन्यू है, ये जो आप बेच रहे हैं, सेल्स एंड आउट, इसको आप सेल्स भी कह सकते हैं, सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू के दरमियान जो कॉम्बिनेशंस बनती है उनको, उसको हम कह सकते हैं, उस लाइन को हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू कर्व। तो इनके अलावा भी और कुछ कर्व्स हैं जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर वो सेम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जैसे कि आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है परफेक्ट कंपटीशन में, राइट, प्राइस लाइन जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रक्चर में, वो तो सेम है जैसे कि हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखा, यानी कि उसमें एक्स वेरिएबल में तो इजाफा हो रहा है, वाई वेरिएबल में कोई ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है। इसी तरह हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व्स है, वो सेम है ऑलमोस्ट, जैसे कि हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी हम उसका मीनिंग, जिस तरह हमने डिमांड कर्व में मीनिंग निकाला, उसका मीनिंग भी हम दो वेरिएबल जो दिए होंगे वहां पे उनसे हम निकाल सकते हैं, और स्लोप की इंटरप्रिटेशन वैसे ही निकाल सकते हैं, या फिर शिफ्ट वगैरह, और उसके बारे में भी सेम अंदाज में जो है हम बात कर सकते हैं। आई होप जो हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उनका कम से कम एक इंट्रोडक्शन हमें मिला, और जब भी हम उनको देखेंगे, कुछ ऐसे किस्म की कर्व्स को, स्ट्रेट लाइनर्स को देखेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को देखेंगे, तो हम उनको मुझे उम्मीद है कि हम उनको इंटरप्रेट अब कर पाएंगे, उनसे उनका क्या मतलब है, वो क्या किस किस्म की रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, तो वो हम अब होपफुली हम समझ पाएंगे। आई होप दैट यू आर नाउ कंफर्टेबल विद स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, और do not forget to subscribe to my YouTube channel Economics with Ejaz. Thank you very much.